मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में जैसा हमने लास्ट क्लास तक ये सीखा था कि मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकालनी होती है, फिर पैरेलल वायर्स में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन कितना होता है, परपेंडिकुलर अगर वायर्स हो तब हमें क्या करना है, ये सब हमने सीखा था। अब हम लोग जो सीखेंगे उसमें पहले तो हम ये सीखेंगे कि अगर दो वायर्स हैं, जैसे हम लोग मान लो दो चार्जेस लेते थे, प्लस चार्ज एंड माइनस चार्ज, तो इसकी वजह से हम लोगों ने एक डायपोल बनाया था वहां पर, और उसकी वजह से हम उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते थे इक्वेटोरियल पोजीशन पे। हम यहां पर जब करंट कैरिंग वायर की बात कर रहे हैं तो एक में करंट मान लो इधर जा रही है, दूसरे में इधर जा रही है, दोनों में इधर जा रही है, और बीच में मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है इस जगह पर, या दोनों करंट अपोजिट जा रही हैं तब बीच में मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है इस बीच वाली जगह पर। ये दोनों रिजल्ट्स आपको याद होने चाहिए। निकालने का जो तरीका है मैं आपको बता देता हूं, बट जो भी कंपटीशन में क्वेश्चन आते हैं वो एंड रिजल्ट पे ही बनते हैं। एंड रिजल्ट आपको पता होगा तो फिर आपको उसको अप्लाई करना होता है, लेकिन फिर भी हम सीखते हैं कि कैसे फील्ड निकालनी। तो हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, मैग्नेटिक फील्ड एट बाइसेक्टर पोजीशन। तो मान लो कि एक वायर इनफाइनाइट वायर है, जो भी वायर हम कंसीडर करेंगे वो इनफाइनाइट साइज के ही होंगे, मतलब इन्फिनिटी तक बाहर की तरफ जा रहा होगा, और ये एक और वायर है, इसमें भी करंट बाहर की तरफ जा रही है। ठीक है, इन दोनों के बीच में कुछ सेपरेशन होगा और हमें एग्जैक्टली बीच में बाइसेक्टर में जाकर इस पोजीशन पर हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालनी। ठीक है, तो मान लो ये दोनों वायर्स जो हैं ये 2a के डिस्टेंस से सेपरेटेड थे, तो a और a आधा आधा हो गया, और ये r हो गया जहां पर हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालनी। तो हम पहले किसी एक वायर को कंसीडर करते हैं और उसकी वजह से फील्ड निकालते हैं और देखते हैं कि उसका डायरेक्शन किस तरफ है। तो अगर ये a है और ये r है तो आप ये कह सकते हो कि ये हो जाएगा √a² प्लस r²। ठीक है, और इस वायर की वजह से यहां मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा, तो आप करंट के डायरेक्शन में थंब रखते हैं, करंट बाहर की तरफ है, थंब है, और जहां पर फील्ड निकालनी है उधर फिंगर्स घुमाते हैं। तो अगर हम करंट के डायरेक्शन में थंब रखते हैं और फिंगर इधर घूमती है तो इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कहीं इस तरफ आया होता, ये इसकी मैग्नेटिक फील्ड बन जाती मान लो बी की। ठीक है, उसी तरीके से ये वाला वायर आपको दिख रहा है, इसकी वजह से हमें फील्ड का डायरेक्शन निकालना है। अभी मैं सिर्फ डायरेक्शन की बात कर रहा हूं, वैल्यू की बात नहीं कर रहा हूं। इसमें भी करंट बाहर की तरफ है, तो करंट के डायरेक्शन में थंब रखेंगे और उंगलियां इधर घूमेंगी, तो इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी, करंट के डायरेक्शन में थंब, फिंगर इधर घूम रही है, तो इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कहीं इस तरफ आएगा। और जितनी इसने फील्ड बनाई है, दोनों आई की है करंट, ठीक है, दोनों आई की करंट है, जितनी फील्ड इसने बनाई है उतनी ही फील्ड ये बनाएगा। रीजन ये है कि करंट भी सेम है, दूरियां भी सेम है, तो फील्ड भी सेम होगी, बस डायरेक्शन अलग अलग। अब हमें यहां निकालनी है नेट फील्ड। तो आप ये बात समझें कि ये दोनों के अगर हम x और y में कंपोनेंट ले तो दोनों के x कंपोनेंट जुड़ जाएंगे और दोनों के y कंपोनेंट, इसका y कंपोनेंट ऊपर, इसका y कंपोनेंट नीचे, कैंसिल हो जाएंगे, तो y कंपोनेंट कैंसिल होकर नेट फील्ड x डायरेक्शन में आएगी और हमें वही फील्ड निकालनी है। अगर इन दोनों की नेट फील्ड x डायरेक्शन में आती है तो हम ये कह सकते हैं कि अगर हमें किसी तरीके से ये एंगल पता चल जाए थीटा, ये सेम एंगल थीटा भी यहां भी होगा, तो नेट फील्ड जो होगी वो 2b cos थीटा की कही जा सकती है। b cos थीटा इसका, b cos थीटा इसका। ठीक, अब ये थीटा का एंगल निकलेगा कैसे, तो मैं इस डायग्राम को आप बना लो पहले, फिर मैं इसमें चेंज करूंगा थीटा निकालने के लिए, और थीटा निकालने के लिए अब मैंने इसको हटा दिया है। ठीक है, जिससे मुझे डायग्राम समझना थोड़ा सा आसान हो जाए। हमें यह पता है कि ये जो करंट कैरिंग वायर है इसकी फील्ड इधर थी, तो ऑब्वियसली ये 90 डिग्री पे जाएगा। करंट इधर है और करंट के डायरेक्शन से हमने करंट के डायरेक्शन में थंब को रखा, फिंगर इधर घुमाई, तो ये ऑब्वियसली परपेंडिकुलर होगा, और ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा होगा, और ये 90 माइनस थीटा तो ये फिर से थीटा हो जाएगा। तो एक्चुअली हमें थीटा का एंगल पता करना था, तो ये थीटा का एंगल हमें पता चल गया। ठीक है, अब हमें पता है कि नेट मैग्नेटिक फील्ड 2b cos थीटा कही जा रही है, तो हम यहां पे लिखेंगे कि जो नेट मैग्नेटिक फील्ड है वो नेट मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगी 2b cos थीटा। b कितना है, इस करंट कैरिंग वायर से इतनी दूरी पर b कितना आएगा,
तो हमें पता है कि कोई भी इनफाइनाइट वायर होता है तो उसकी मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होता है म्यू नॉट इंटू करेंट डिवाइड बाई 2 पाई इंटू वो दूरी, और ये दूरी इस केस में है रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। इतनी फील्ड इसने प्रोड्यूस करी है वहां पे, ठीक, मल्टीप्लाइड बाई कॉस थीटा। अब कॉस थीटा इस ट्राइंगल से आप निकाल सकते हो, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो बेस कितना है इस ट्राइंगल का आर, हाइपोटेनियस कितना है रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो यहां से हमें मैग्नेटिक फील्ड की जो वैल्यू है वो मिल जाएगी म्यू नॉट आई आर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। यहां पाई का भी टर्म होगा तो पाई भी लिख देते हैं, और ये रिजल्ट होगा मैग्नेटिक फील्ड का इसकी बाइसेक्टर पोजीशन में। नेट मैग्नेटिक फील्ड, मैं इसको अगेन हटा देता हूं जिससे फाइनल रिजल्ट मैं लिख पाऊं, नेट मैग्नेटिक फील्ड हॉरिजॉन्टल रहती है इस तरफ, और इस फील्ड की वैल्यू होती है म्यू नॉट आई आर अपॉन पाई टाइम्स ए रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ठीक है। इसी का एक दूसरा केस भी हम कंसीडर करेंगे, और दूसरे केस में क्या होगा कि ये दोनों वायर्स जो हैं इसमें जो करंट अभी सेम डायरेक्शन में होती थी, अब ये करंट के डायरेक्शन में अपोजिट ले लूंगा, ठीक है। तो करंट वही है आई और आई की, डिस्टेंस भी वही है, फील्ड भी उसी जगह निकालनी है जहां पहले निकाली थी, ये दूरी ए, ये दूरी ए, ये दूरी आर, लेकिन अब एक में करंट बाहर आ रही है, एक में करंट अंदर जा रही है। जिसमें करंट बाहर आ रही है उसकी फील्ड हम उसी तरीके से निकालेंगे, और हम ये कहेंगे कि करंट अगर बाहर की तरफ है तो उसकी फील्ड इस डायरेक्शन में रही होगी। तो इसकी फील्ड का डायरेक्शन हमने यहां पर अगर रिप्रेजेंट करते हैं तो इसकी फील्ड का डायरेक्शन, करंट इधर, फील्ड इधर, इसकी फील्ड इधर हो गई, जस्ट लाइक लास्ट डायग्राम, ये भी हो गया। और दूसरा वाला जो वायर है उसकी फील्ड पता करनी है सेम जगह पर, तो उस वायर से ये दूरी जो है ये अगेन वही है जो इसकी है, और इसकी फील्ड का डायरेक्शन पता करने के लिए क्योंकि करंट अंदर जा रही है तो थंब अंदर रखेंगे, जहां पर फील्ड निकालनी है उस तरफ उंगलियां रखेंगे और उंगलियां घुमाएंगे। तो जब करंट अंदर जा रही है और उंगलियां उस तरफ घूमेंगी, तो जिस तरफ उंगलियां घूम रही होंगी फील्ड का डायरेक्शन उसी तरफ होगा, तो इसकी फील्ड इस तरफ आएगी। दोनों की फील्ड रहेगी बराबर क्योंकि डिस्टेंस बराबर है, लेकिन फील्ड इस तरीके से आ रही होगी। इस केस में भी अगर हम एक्स और वाई कंपोनेंट लें तो इसका x, इसका x, इसका y ऊपर, इसका y ऊपर, तो इन दोनों का y जुड़ जाएगा, देख सकते हो, और इसका x और इसका x आपस में कैंसिल हो जाएगा, तो वो कैंसिल होकर 0 हो जाएगा। जो भी फील्ड बचेगी वो किधर बचेगी, y की तरफ। तो इससे ये रिजल्ट आपको मिल जाता है कि जो टोटल फील्ड आने वाली है ये नेट फील्ड इस तरफ आने वाली है। अब कितनी आने वाली है ये निकालने के लिए अगर मैं अब इस एंगल को थीटा मानता हूं तो ये एंगल भी थीटा होगा, और इन दोनों के वर्टिकल कंपोनेंट अगर जुड़ जाएंगे तो 2b cos थीटा यहां पर आ जाएगा, ठीक है। ये मैंने एंगल थीटा माना है, 2b cos थीटा में फाइनली निकालना है। और इस थीटा की वैल्यू को निकालने के लिए, इस थीटा की वैल्यू को निकालने के लिए अगर ये थीटा है, ठीक है, तो ये 90 माइनस थीटा होगा, फिर ये थीटा होगा, फिर ये 90 माइनस थीटा होगा, तो ये एंगल थीटा होगा, ठीक है। समझ में आई बात, ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा हो गया, ये 90 माइनस थीटा है तो ये थीटा हो गया क्योंकि ये इसके परपेंडिकुलर था, और ये थीटा है तो ये फिर 90 माइनस थीटा हो गया, और ये 90 माइनस थीटा है तो ये 90 था, तो ये एंगल थीटा हो गया, ठीक है। तो इस केस में ये एंगल थीटा आता है। नेट मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू हमें कितनी लिखनी है, 2b cos थीटा। b कितना है, ये दूरी है रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड का क्या फॉर्मूला लिखते, म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 2 पाई, दूरी कितनी है रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टाइम्स कॉस थीटा। और कॉस थीटा कितना होगा इस ट्राइंगल में, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो a डिवाइडेड बाय रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो यहां से हम कह सकते हैं कि नेट मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू हो जाएगी 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, म्यू नॉट आई ए डिवाइडेड बाय पाई टाइम्स ऑफ आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। तो इन दोनों में अंतर क्या है, यहां पर म्यू नॉट आई आर था, वहां म्यू नॉट आई ए है, नीचे वही है पाई ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, वहां भी नीचे वही है पाई ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ठीक है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड उनकी है जब दो वायर्स सेम करंट रखते हैं, 2a के डिस्टेंस से सेपरेटेड है। एक बार दोनों की करंट सेम डायरेक्शन में ली तब फील्ड निकाली, एक बार अपोजिटली तब फील्ड निकाली, ठीक है।
अच्छा, इसके बाद हमें अगर मैग्नेटिक फील्ड किसी भी रिंग की वजह से अगर हमने निकाली थी, तो हमें पता है कि रिंग के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड कितनी होती थी। तो क्या हमने सीखा था कि अगर ये रिंग है और इस रिंग में करंट आई जा रही है, तो इस रिंग के सेंटर पे हमने मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकाली थी। अगर ये डिस्टेंस r के बराबर था, तो करंट का डायरेक्शन, फील्ड का डायरेक्शन कैसे निकालते थे? करंट के डायरेक्शन में उंगलियां घुमाते थे तो फील्ड अंदर होती थी, और हम ये कहते थे कि जो फील्ड आती है सेंटर में, उसका फॉर्मूला होता था म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 2r। ठीक है, ये उसके सेंटर में था। अब हम फाइंड आउट करना चाहेंगे कि ये जो करंट कैरिंग रिंग है, इसकी एक्सिस में किसी पॉइंट पर हम आ जाए, और इस पॉइंट पर इस रिंग की वजह से क्या मैग्नेटिक फील्ड आती है। तो इस रिंग के जितने भी एलिमेंट्स हैं, उन सब ने यहां पर फील्ड निकाली होगी, और उस फील्ड की वैल्यू कितनी है हम ये पता करेंगे। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि हम फाइंड आउट करना चाहते हैं मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ रिंग। ठीक है, क्योंकि इसके लिए थोड़ा सा 3 डायमेंशनल चीजें समझनी पड़ेंगी, क्योंकि ये एक्सिस हमें दिखनी चाहिए। तो इस तरीके से हम एक डायग्राम बनाते हैं जिसमें ये करंट कैरिंग वायर हो गया, और हम इस करंट कैरिंग वायर की एक्सिस में जाते हैं और हम फील्ड निकालते हैं। ठीक है, तो ये करंट कैरिंग वायर, ये रिंग हो गई, और ये उसकी एक्सिस है। हम इसकी एक्सिस में कुछ दूरी पर जाएंगे। मान लो इसकी एक्सिस में हम x की दूरी पर जाते हैं। इस रिंग का कुछ रेडियस होगा, रेडियस मान लेते हैं a के बराबर है या r के बराबर है, और अब हम फील्ड निकालना चाहते हैं इस पॉइंट पर। ठीक है, तो आप इस बात को समझिए कि ये डायग्राम देखने में इस तरीके का है, और करंट मान लो इस तरीके की जा रही है। तो आप इस रिंग को अगर देखेंगे तो ये करंट घूम के इस तरफ आ रही है, तो लेकिन एक्चुअली ये रिंग रखी कैसे है? ये रिंग कुछ इस तरीके से रखी है जिसमें करंट ऐसे घूम रही है। ठीक है, ऐसे घूम रही है। ये सिर्फ डायग्राम समझाने के लिए कि कैसा दिख रहा है रिंग, बट एक्चुअली अगर कोई रिंग ऐसे रखी हुई होगी तो इसमें करंट ऊपर से अंदर की तरफ जाएगी। ये करंट, या करंट अगर हम ऐसी बना रहे हैं, इसमें करंट ऐसी बन रही है। ठीक है, तो रिंग ऐसे रखी हुई है, ये करंट घूमी, ये करंट इधर घूमी, और फिर जब हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचे होगे तो करंट बाहर की तरफ आती हुई दिखेगी, और फिर ये करंट अंदर जाके नीचे अंदर की तरफ जाती हुई दिखेगी। तो ये जो करंट आपको दिख रहा है, इसमें यहां से करंट बाहर की तरफ आ रही होगी, ऐसे सर्कल में घूम रही है। करंट यहां से बाहर की तरफ आएगी, और वही करंट नीचे से अंदर की तरफ चली जाएगी। तो एक्चुअली अगर देखा जाए तो यहां पे करंट आपको बाहर की तरफ आती हुई दिख रही है, तो मैं डॉट बना देता हूं। यहां पे करंट अंदर की तरफ जाती हुई दिख रही है, तो क्रॉस बना देता हूं। ठीक है, इस तरीके से आपको करंट दिख रही होगी। अब हम इस एलिमेंट की वजह से देखेंगे कि यहां पे कितनी फील्ड है। यहां पे हमने एक बहुत छोटा सा एलिमेंट कंसीडर किया होगा, और अगर हमने यहां पे बहुत छोटा सा एलिमेंट कंसीडर किया है तो उसकी वजह से फील्ड निकालेंगे, देखते हैं किस तरफ आती है। तो आप इस तरह समझे कि यहां पे जो करंट है वो बाहर की तरफ आ रही है, तो हमने जो एलिमेंट लिया है वही बाहर की तरफ लिया है। कैसे एलिमेंट लिया है, इस डायग्राम में आ जाओ। मैंने यहां पर एक एलिमेंट लिया है छोटा सा। ठीक है, एक एलिमेंट लिया है dl का छोटा सा। ठीक है, और हम फील्ड कहां निकाल रहे हैं? ये एक्सिस आपको दिख रही है, ये एक्सिस है, ये एक्सिस है। हम इस एक्सिस में इस जगह पर फील्ड निकालना चाहते हैं। तो ये एलिमेंट की वजह से यहां फील्ड का डायरेक्शन किस तरफ होगा, हमें ये पहले पता करना है। ठीक है, दूसरा जो एलिमेंट है हम नीचे कंसीडर करेंगे, जो कि ठीक अपोजिट डायरेक्शन में अपने dl के एलिमेंट को रखेगा, क्योंकि इधर करंट इधर जा रही है तो एलिमेंट इधर है, इधर करंट इधर जा रही है तो एलिमेंट इधर है। ठीक है, फील्ड का डायरेक्शन किस तरफ है? यहां पे करंट इधर जा रही है, तो आप ये सोचें कि हमने जो सीखा था कि करंट के डायरेक्शन में हम थंब रखते हैं और उंगलियां घुमाते हैं, तो यहां पर फील्ड निकालते तो इधर होती। यहां फील्ड निकालते, करंट देखो बाहर की तरफ है, तो करंट के डायरेक्शन में थंब है, फील्ड इधर आती। अगर हम यहां पे करंट निकालते तो करंट के डायरेक्शन में थंब है, हमारी उंगलियां जिस तरफ जा रही हैं, फील्ड का डायरेक्शन भी उसी तरफ होगा। तो ये जो एलिमेंट आपको दिख रहा है, इसकी फील्ड का डायरेक्शन कहीं इस तरफ होगा, और ये फील्ड dB की मैं लिख रहा हूं क्योंकि डिफरेंशियल फील्ड होगी, एलिमेंट डिफरेंशियल। सिमिलरली एक दूसरा एलिमेंट हमने जो यहां पे कंसीडर किया है, इसको मैं रेड से रिप्रेजेंट करता हूं, करंट अंदर जा रही है।
करंट अगर अंदर जा रही है तो इसकी वजह से भी मुझे इस जगह पर फील्ड का डायरेक्शन पहले निकालना है। तो करंट अगर अंदर जा रही है तो थंब करंट के डायरेक्शन में हो गया। अगर यहां फील्ड निकालनी होती तो फील्ड इधर होती। वही अगर फील्ड इधर निकालनी है तो करंट के डायरेक्शन में थंब रखी हुई है, उंगलियां इस तरफ हैं, उंगलियां इधर घूम रही हैं। जिस तरफ उंगलियां घूम रही हैं फील्ड उसी तरफ होगी, तो इसकी फील्ड का डायरेक्शन कहीं इस तरफ आता डीबी का। इसकी वजह से फील्ड और इसकी वजह से फील्ड रहती तो सेम, जैसे अभी हमने कुछ देर पहले किया था कि एक करंट कैरिंग वायर बाहर की तरफ है, एक करंट कैरिंग वायर अंदर की तरफ है, और उसके बाइसेक्टर पोजीशन में हमने फील्ड निकाली थी जस्ट इसके पहले वाले पार्ट में। वही चीज यहां पर भी है। एक करंट कैरिंग वायर यहां पर है, डिफरेंशियल है, एक करंट कैरिंग वायर अंदर है, डिफरेंशियल है। इन दोनों की फील्ड इस तरफ आ गई। अब अगर हम इन दोनों के कंपोनेंट्स लेते हैं तो आप डायग्राम देख के बता सकते हो कि इसका हॉरिजॉन्टल जुड़ जाता, लेकिन इन दोनों का जो वर्टिकल होता वो कैंसिल आउट हो जाता। तो अगर इन दोनों का हॉरिजॉन्टल जुड़ जाता तो ये दोनों हॉरिजॉन्टल जुड़ के कितना मिल जाता, 2 टाइम्स ऑफ डीबी। और अगर इस एंगल को मैं थीटा मानता हूं, उसको भी थीटा मानता हूं, 2 डीबी कॉस थीटा। ये हमें निकालना है। ठीक, ये एंगल थीटा का है, खाली ऊपर वाले को कंसीडर कर रहा हूं मैं। ये थीटा का है तो ये 90 माइनस थीटा, ये 90 माइनस थीटा तो ये थीटा, ये थीटा तो ये 90 माइनस थीटा, और ये अगर 90 माइनस थीटा हो गया तो ये एंगल जो आपको दिख रहा है ये एंगल थीटा का हो गया। ठीक, हमें नेट फील्ड है 2 डीबी कॉस थीटा, तो हम कह सकते हैं कि 2 टाइम्स ऑफ डीबी कॉस थीटा की वैल्यू हमें लिखनी है। ये एक्स है, ये आर है, तो ये दूरी होगी एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक है, तो 2 टाइम्स ऑफ डीबी, डीबी कितना है, ये जो एलिमेंट है बायोट-सेवर्ट लॉ, उस एलिमेंट की वजह से हमने पढ़ा था जो मैग्नेटिक फील्ड होती है म्यू नॉट आई डी एल डिवाइडेड बाई इस दूरी रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये किसी भी डिफरेंशियल एलिमेंट की वजह से फील्ड का फॉर्मूला था। तो अगर कोई एलिमेंट डीएल का है, उस डीएल के एलिमेंट की वजह से फील्ड निकालनी है, सॉरी ये फॉर्मूला नहीं था, क्या था, बायोट-सेवर्ट लॉ, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई था, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। और ये आर यहां पे कितना है, ये दूरी जो है वो है एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का रूट का होल स्क्वायर। मैं एक बार याद दिला दूं क्या फॉर्मूला था। बायोट-सेवर्ट लॉ कहता था कि अगर एक करंट कैरिंग वायर है, इसमें अगर कोई डीएल का एलिमेंट आप कंसीडर करते हैं और यहां से आर की दूरी पर फील्ड निकालते हैं, ये एंगल इनके बीच में अगर मान लो फाई का है, तो यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड होती थी उसका फॉर्मूला होता था म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन फाई डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। ये फॉर्मूला था, मैंने वही लिखा है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल डिवाइडेड बाई डिस्टेंस इसका स्क्वायर। बस एक चीज मिसिंग है, साइन फाई। अब यहां पे साइन फाई एक्चुअली 1 है। क्यों है 1? फाई एक्चुअली 90 डिग्री है। डीएल का एलिमेंट इधर है, ठीक है, डीएल का एलिमेंट और आर के बीच में हमें एंगल चाहिए। डीएल का एलिमेंट इधर है और जो फील्ड निकालनी है वो इधर है। तो अगर इनके बीच में एंगल पूछूं तो आप देख सकते हो ये एंगल 90 डिग्री है। तो डीएल का एलिमेंट इधर आ रहा है और निकर फील्ड निकालनी इधर जा रही है। ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर होते हैं, इसलिए ये जो साइन फाई यहां दिख रहा है इसकी वैल्यू यहां पे 1 है, इसलिए मैंने उसको यहां पे नहीं लिखा। ठीक, ये हो गया 2 डीबी कॉस थीटा। अब कॉस थीटा कितना है इस ट्रायंगल में? बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस कितना है? आर। हाइपोटेनियस कितना है? रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। इस सब को अगर हम रीअरेंज करते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि जो डिफरेंशियल फील्ड आएगी इसको मैं डी बी एक्स कह देता हूं, क्योंकि नेट फील्ड सिर्फ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है, तो डी बी एक्स कह देते हैं। कितनी वैल्यू है? म्यू नॉट अपॉन 2 पाई बचेगा, यहां पे म्यू नॉट डिवाइडेड बाई 2 पाई बचेगा। आई बचा है, आर बचा है, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का 3/2 बचा है, तो आई बचा है, आर बचा है, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2 बचा है, और डी एल बचा है, ये डी एल। ठीक, टोटल फील्ड निकालनी है, इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन सिर्फ यही वेरिएबल है, बाकी सब कांस्टेंट है। अब इंटीग्रेशन में अगर हम ऐसे छोटे छोटे डीएल को जोड़ते जाएंगे, ऐसे डीएल को जोड़ते जाएंगे तो पूरा सर्कल कंप्लीट नहीं करना है, आधा ही करना है। रीजन ये है क्योंकि आपने इसकी और इसकी फील्ड कंबाइंड करके ये बताई है।
तो अगर आप इस एलिमेंट को ले रहे हैं तो ये ऑटोमेटिकली ये एलिमेंट इसके संग कंसीडर किया जा चुका है। तो आप जो भी एलिमेंट ले रहे हैं उसके अपोजिट वाला एलिमेंट कंसीडर करके फील्ड लिखी गई है। तो अगर हम आधी रिंग को कंसीडर करेंगे तो बाकी आधी रिंग अपने आप कंसीडर हो जाएगी उस फील्ड को कैलकुलेट करने के लिए वैल्यू। तो जो इंटीग्रेशन होगा इसमें ये डीएल का इंटीग्रेशन जो करेंगे तो वो आधा सर्कल मिलेगा और आधा सर्कल पाई आर का सरकमफेरेंस रखता है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो नेट फील्ड आएगी ये म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आई इंटू आर, इसकी वैल्यू हो गई पाई इंटू आर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2, और यहां से पाई और पाई भी कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनली हम लिखेंगे कि बी नेट की वैल्यू हो जाएगी म्यू नॉट आई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2। ये रिजल्ट आपको याद रखना है क्योंकि डेरिवेशन जो है ठीक है बोर्ड तक लिमिटेड है, बट अगर कोई भी क्वेश्चन आएगा एप्लीकेशन बेस्ड तो आपको ये रिजल्ट ही मायने रखता है। और रिजल्ट कहता है कि आई की करंट वाली रिंग में अगर हम उसकी एक्सिस से एक्स की दूरी पर आते हैं जिसका रेडियस आर के बराबर है तो उसकी फील्ड का ये फॉर्मूला हो जाता है। ठीक है, अगर यही फील्ड अगर हमें सेंटर में निकालनी होती, हमने अभी एक्सिस में एक्स की दूरी पे निकाली है, अगर सेंटर में निकालनी होती तो एक्स को 0 पुट कर देते, और एक्स को जब 0 पुट कर देते तो ये वाला टर्म 0 हो जाता, यहां पे आर क्यूब बचता, आर स्क्वायर आर क्यूब में एक आर बचता, तो म्यू नॉट आई अपॉन 2r जो कि रिंग के सेंटर की फील्ड होती है वो वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग जो सीखेंगे वो होगा मैग्नेटिक फील्ड का जो ग्राफ होता है वो कैसे बनाते हैं किसी भी करंट कैरिंग वायर के लिए। तो यहां पर ये जो ग्राफ है हम स्ट्रेट वायर के लिए लेंगे जो इनफाइनिटी लॉन्ग होगा और उसकी फील्ड देखेंगे कैसे आती है। तो हमने सीखा है कि जैसे मान लो ये करंट कैरिंग वायर है जो कि इसमें करंट बाहर की तरफ आ रही है, तो हमें पता है कि इसकी फील्ड सर्कुलर होती है। अगर इसकी फील्ड सर्कुलर होती है तो फील्ड इस तरीके से सर्कल में ट्रैवल करती है, और इस वायर से आर की दूरी पर जो फील्ड का फॉर्मूला होता है वो म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर का होता है। ठीक है, फील्ड कैसे जा रही है, सर्कल में तो ट्रैवल कर रही है, डायरेक्शन यहां पे फील्ड का डायरेक्शन इस तरफ है, इस जगह पे फील्ड का डायरेक्शन डाउनवर्ड होगा, इस जगह फील्ड का डायरेक्शन हॉरिजॉन्टल होगा, टेंजेंट होगा हर जगह पर, और इस जगह पे फील्ड का डायरेक्शन अपवर्ड होगा। जितना नजदीक होगे फील्ड उतनी स्ट्रांग होगी और जितना दूर चलते जाओगे फील्ड उतनी वीक होती जाएगी। तो हमें जो ग्राफ बनाना है वो कुछ इस तरीके से बनाना है कि ये जो एक्सिस है ये आर की एक्सिस है, और हमें ये पता करना है कि आर की दूरी पर इस एक्सिस में, इस एक्सिस की बात कर रहे हैं सिर्फ हम, इस एक्सिस में मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी है। अब ये जो एक्सिस हमने बनाई है इसमें फील्ड का डायरेक्शन या तो अपवर्ड होगा, जैसे यहां पे कह सकते हो अपवर्ड है, या इस एक्सिस में फील्ड का डायरेक्शन डाउनवर्ड होगा। हम यहां पे कन्वेंशन यूज करेंगे, वो कन्वेंशन होगा कि फील्ड अगर अपवर्ड है तो हम इसको पॉजिटिव मानेंगे और फील्ड अगर डाउनवर्ड है तो इसको हम नेगेटिव मानेंगे। ठीक है, ये कन्वेंशन होगा, साइन कन्वेंशन। मैग्नेटिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो ऊपर का डायरेक्शन पॉजिटिव है, नीचे का डायरेक्शन नेगेटिव है, और अगर तुम इस वायर से आर की दूरी पर आते हो तो मैग्नेटिक फील्ड की जो वैल्यू होती है वो म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर के बराबर है, क्योंकि ये इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर है। तो जैसे जैसे आर बढ़ता जाएगा फील्ड की वैल्यू घटती जाएगी। ठीक है, अब अगर फील्ड को हमने लिखा है म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर, तो अगर आर 0 की तरफ बढ़ने लगे, मतलब आर जो दूरी है ये बहुत ही छोटी हो जाए, 0 की तरफ बढ़ने लगे, तो फील्ड की वैल्यू इनफाइनाइटली लॉन्ग हो जाएगी, फील्ड की वैल्यू इनफाइनाइटली लार्ज हो जाएगी, और जैसे जैसे आर कम होता जाएगा फील्ड इन्फिनिटी की तरफ बढ़ेगी। वही अगर हम डिस्टेंस को इनफाइनाइटली लॉन्ग ले लें, मतलब हम इस वायर से बहुत ज्यादा दूर पर कहीं फील्ड निकालेंगे, तो आर जब इन्फिनिटी हो जाएगा तो फील्ड की वैल्यू 0 की तरफ टेंड करने लगेगी।
तो किसी भी वायर के नजदीक फील्ड इनफाइनाइटली लार्ज होती है और किसी वायर से दूर जाते हो बहुत दूर तो फील्ड जीरो की तरफ टेंड करती है। ठीक है, एक ये याद रखना है। दूसरा साइन कन्वेंशन, अपवर्ड डायरेक्शन पॉजिटिव, क्योंकि इस एक्सिस में फील्ड या तो अपवर्ड होगी या डाउनवर्ड होगी, तो हमें अपवर्ड पॉजिटिव लेना है और डाउनवर्ड नेगेटिव लेना है। ठीक, अब अगर हम एक ग्राफ बनाते हैं, वैसे मान लो ये करंट कैरिंग वायर है, ये हो गई मैग्नेटिक फील्ड की एक्सिस और ये हो गई आर की एक्सिस। ठीक है, और हमें इसका फील्ड का डायग्राम बनाना है। तो सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि फील्ड का डायरेक्शन किस तरफ है। करंट कैरिंग वायर में थंब रखेंगे करंट के डायरेक्शन में, इधर फील्ड ऊपर की तरफ होगी और इधर फील्ड ऊपर होगी तो इधर फील्ड नीचे होगी, क्योंकि आपको पता है कि करंट कैरिंग वायर इधर फील्ड ऊपर है तो इधर फील्ड नीचे। फील्ड ऊपर है और बहुत नजदीक है तो इनफाइनाइट, और ये प्लस इनफाइनाइट होगा। क्यों? अपवर्ड का डायरेक्शन पॉजिटिव माना गया है और फील्ड वायर के बहुत नजदीक फील्ड इनफाइनाइट होती है तो ये पॉजिटिव इनफाइनाइट से शुरू होगा। ठीक, यहां पर ये डाउनवर्ड है फील्ड तो नेगेटिव होगी, और क्योंकि वायर के बहुत नजदीक आएंगे तो नेगेटिव इंफिनिटी से ये स्टार्ट करेगा। तो स्टार्टिंग पॉइंट इसका प्लस इंफिनिटी है, ऊपर है तो प्लस इंफिनिटी है, नजदीक में इनफाइनाइट चला जाता है, और नीचे है तो नेगेटिव इंफिनिटी। और फिर ये फील्ड का डायग्राम जो बनेगा, इसमें मैग्नेटिक फील्ड ऐसे आ जाएगी और ये मैग्नेटिक फील्ड ऐसे आ जाएगी। जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता जाएगा फील्ड कम होती जाएगी, और जब आर इनफाइनाइट को टेंड कर रहा होगा तो फील्ड जीरो को टेंड कर रही होगी, तो लास्ट दूरी पर फील्ड जीरो हो जाएगी, यहां भी जीरो हो जाएगी। ठीक है, उसी तरीके से अगर वही करंट कैरिंग वायर में करंट इनवर्स होती, इसका भी ग्राफ बना के देखते हैं। ये बी हो गया, इधर आर हो गया, ये डाउनवर्ड हो गया, ये लेफ्ट हो गया। करंट कैरिंग वायर अगर अंदर की तरफ करंट रखता है तो उसकी फील्ड डाउनवर्ड होगी, और डाउनवर्ड का मतलब इधर फील्ड का डायरेक्शन इस तरफ है, और इधर नीचे तो इधर ऊपर होगा। नीचे का मतलब नेगेटिव, और वायर के नजदीक तो नेगेटिव इंफिनिटी, ऊपर का मतलब पॉजिटिव, वायर का नजदीक मतलब पॉजिटिव इंफिनिटी। अब ये नेगेटिव इंफिनिटी से स्टार्ट करेगा और कम होते 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 जीरो की तरफ बढ़ता रहेगा। ये पॉजिटिव इंफिनिटी से स्टार्ट करेगा और कम होते होते जीरो की तरफ बढ़ता रहेगा। कभी टच नहीं करेगा, क्योंकि टच करने का मतलब फील्ड जीरो हो जाना, और फील्ड जीरो होगी इनफाइनाइटली लॉस दूरी पर, तो ये उसके बाद नजदीक आता जाएगा और इन्फिनिटी पे जाके कहीं जाके उसको जीरो वैल्यू मिलेगी। ठीक है, तो एक सिंगल वायर की फील्ड मैंने बनाई, बट हो सकता है क्वेश्चन में एक से ज्यादा वायर्स हो। अगर एक से ज्यादा वायर्स हैं तब क्या करना है? जैसे मान लो मैंने कहा कि एक वायर ये ले लिया और इससे कुछ दूरी पर एक दूसरा वायर हमने लिया जिसमें करंट इधर, अगेन ऊपर वाली एक्सिस मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रही होगी, इधर की जो एक्सिस है वो आर को। दोनों में करंट फिलहाल हम मानते हैं सेम। अब इसका ग्राफ कैसे बनना है, तो उसके लिए आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में वापस जाना पड़ेगा और उस लेक्चर को देखना पड़ेगा जिसमें मैंने आपको किसी भी दो चार्ज को अगर हम रखते हैं तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड का मैंने ग्राफ बनाना बताया था। ठीक है, सेम कॉन्सेप्ट यहां पे यूज करेंगे। यहां पे दो करंट कैरिंग वायर्स हैं, दोनों में करंट सेम डायरेक्शन में भी हो सकती है, अपोजिट भी हो सकती है, अलग अलग करंट भी हो सकती है। वहां पर हम चार्जेस की बात करते थे, यहां करंट की बात करते हैं। क्या रूल्स था अगर मैं आपको याद दिलाऊं कि अगर दोनों चार्जेस पॉजिटिव हैं, जैसे ये 2q का है और 3q का है, अगर दोनों चार्जेस पॉजिटिव होते थे तो उनकी फील्ड कहीं बीच में जीरो होती थी, यहां पे जीरो हो गई। ठीक है, वही अगर दोनों चार्जेस नेगेटिव हो गए -2q और -3q, तब भी उनकी इलेक्ट्रिक फील्ड बीच में ही जीरो होती थी। तो मैंने आपको बताया था कि चार्जेस के नेचर अगर सिमिलर होते थे तो इलेक्ट्रिक फील्ड बीच में जीरो होती थी, लेकिन अगर एक चार्ज पॉजिटिव है और एक चार्ज नेगेटिव है तो जो फील्ड जीरो होगी वो बीच में नहीं होगी, वो लेफ्ट में होगी या राइट में होगी। और फिर वहां पर एक रूल मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड जब भी जीरो होती है तो जो इन दोनों में छोटा चार्ज होता है उसके नजदीक होती है,
तो चार्जेस अगर अपोजिट नेचर के हैं तो बीच में जीरो नहीं हो सकती, या तो लेफ्ट में होगी या राइट में होगी। फिर आपको चेक करना है कि इनमें से किस चार्ज का मैग्नीट्यूड कम है, वैल्यू कम है। नेगेटिव पॉजिटिव से फर्क नहीं पड़ता, वैल्यू कम है। तो ये 2 है और ये 3 है, तो ये छोटा है, तो इसलिए इसके नजदीक वाले पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी। ठीक है, हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड जो जीरो होती है वो उन दोनों में जो छोटा चार्ज होता है उसके नजदीक होती है। चार्जेस अगर सिमिलर नेचर के भी थे तो 2q अगर छोटा था तो इलेक्ट्रिक फील्ड 2q के नजदीक वाले पॉइंट पे जीरो होगी। सिमिलर नेचर है तो बीच में ही आएगा। अगेन -2q और -3q में 2 छोटा होता है, माइनस साइन कंसीडर नहीं करना, 2 3 से छोटा है तो यहां पे जीरो हो जाएगी। उसी तरीके से अगर ये दोनों चार्जेस अपोजिट नेचर के हैं तो बीच में जीरो नहीं होती थी, लेफ्ट और राइट में कहीं जीरो होती थी, और 2 और 3 में 2 छोटा है तो 2 के नजदीक वाले पॉइंट पे हम फील्ड को जीरो करते थे। सेम कॉन्सेप्ट हमें यहां पे लगाना है। ठीक है, और सेम कॉन्सेप्ट अगर हमें यहां पे लगाना है तो यहां पर अगर ये 2 करंट कैरिंग वायर्स हैं तो एक में बाहर है और एक में अंदर है, मतलब ये अपोजिट नेचर है। ठीक है, अगर दोनों में बाहर हो जाती तो ये सिमिलर नेचर हो जाता। तो सिमिलर नेचर भी हो सकता है, अपोजिट नेचर भी हो सकता है। अगर सिमिलर नेचर है तो जो एक मैग्नेटिक फील्ड होगी वो बीच में कहीं जीरो होगी, अपोजिट नेचर है तो लेफ्ट और राइट में कहीं जीरो होगी। ठीक, अगर ये सिमिलर नेचर है और इन दोनों की वैल्यूज मैं अलग अलग लेता हूं, I और 2y की, तो सिमिलर नेचर है तो बीच में जीरो होगी, और किसके नजदीक जीरो होगी, जो छोटा वाला है, तो हम कहेंगे यहां पर मैग्नेटिक फील्ड कहीं जीरो होगी। सबसे पहला काम आप ये पता करेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड कहां पे जीरो है, तो वही चार्ज का कॉन्सेप्ट यहां पे भी अप्लाई करेंगे। दोनों सिमिलर नेचर है तो बीच में कहीं जीरो होगी। अगर ये दोनों अपोजिट नेचर होते तो लेफ्ट और राइट में कहीं जीरो होती, जो छोटा होता उसके नजदीक होती। और अगर अपोजिट नेचर में ये दोनों बराबर हो जाते तो कहीं जीरो नहीं होती है। अपोजिट नेचर में ये बात याद रखनी है कि अपोजिट नेचर में जब दोनों अलग अलग होंगे तभी फील्ड जीरो होगी। अगर अपोजिट नेचर में दोनों बराबर हो जाएंगे तो फील्ड कहीं जीरो नहीं होगी। सेम नेचर में चाहे वो बराबर हो या अलग अलग या बराबर हो या अलग अलग वैल्यूज के हो, फील्ड बीच में जीरो होनी ही होनी है अगर वो सेम नेचर के हैं। अपोजिट नेचर में फील्ड जीरो तभी होगी जब ये दोनों अलग अलग वैल्यूज के होंगे और जो छोटा होगा उसके नजदीक। तो अगर ये दोनों सिमिलर नेचर के हैं तो मैग्नेटिक फील्ड बीच में जीरो होगी और जो छोटा है उसके नजदीक, तो आई छोटा है इसके नजदीक। ठीक, ये पहला पॉइंट होगा। दूसरा होगा प्लस इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी। करंट बाहर की तरफ जा रही है, इसकी फील्ड इधर किधर है, ऊपर की तरफ, इधर ऊपर है तो इधर नीचे। करंट बाहर की तरफ जा रही है तो इधर फील्ड ऊपर की तरफ है, इधर फील्ड ऊपर है तो इधर नीचे। ऊपर का मतलब प्लस इंफिनिटी, नीचे का मतलब माइनस इंफिनिटी। तो नीचे है तो ये माइनस इंफिनिटी, ऊपर है तो प्लस इंफिनिटी, नीचे है तो माइनस इंफिनिटी, ऊपर है तो प्लस इंफिनिटी। ठीक, ये जो ग्राफ बनने वाला है आगे, अगर यहां पर फील्ड जीरो है तो ये ग्राफ खाली यहीं पर इसको कट करेगा और कहीं पर भी इस एक्सिस को कट नहीं करेगा, क्योंकि और कहीं पर फील्ड जीरो नहीं है। इसका मतलब यहां पे अगर कहीं फील्ड जीरो नहीं है तो ग्राफ ऐसा चला जाएगा, और इस जगह पे ये बन गया, ये बन गया, यहां पर भी कहीं पर फील्ड जीरो नहीं है तो ग्राफ ऐसा बन जाए। ठीक है, तो पहले आप ये पता कर लें कि फील्ड कहां जीरो होती है, और फिर जो इन दोनों में छोटा है उसके नजदीक फील्ड को जीरो करेंगे, और जहां पर भी फील्ड जीरो होगी ग्राफ उसको उस जगह पर कट कर रहा होगा। सिमिलरली अगर दोनों करंट कैरिंग वायर्स अपोजिट डायरेक्शन में करंट रखती तो यहां पे करंट कैरिंग वायर, इसमें करंट बाहर की तरफ है, और यहां पे करंट कैरिंग वायर, इसमें करंट अंदर की तरफ है। अब इसमें हम मान लेते हैं कि करंट 4I की है, इसमें 3I की। तो दोनों अपोजिट नेचर की करंट कैरिंग वायर्स है, एक में अंदर है एक में बाहर है। तो ऐसे केसेस हमको पता है कि जब अपोजिट नेचर होता है तो या तो लेफ्ट में जीरो होगी या राइट में जीरो होगी, और किसके नजदीक जीरो होती है हमेशा, जो छोटा वाला है। तो छोटा 3I है, 4I से छोटा है, तो इसके नजदीक कहीं यहां पर हम कहेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड जीरो होगी। ठीक है, पहला ये हमने पता कर लिया। दूसरा पता करेंगे प्लस इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट। करंट बाहर है तो इधर फील्ड ऊपर की तरफ होगी, इधर फील्ड नीचे होगी। करंट कैरिंग वायर अंदर की तरफ है तो इधर फील्ड नीचे की तरफ होगी और इधर फील्ड ऊपर की तरफ होगी। ठीक है, ये पता कर लिया। अब ग्राफ बनाना है। तो अगर ये नीचे की तरफ है तो माइनस इनफाइनाइट से स्टार्ट करोगे आप। ठीक है, नीचे की तरफ है तो ये माइनस इनफाइनाइट से स्टार्ट किया, ऊपर की तरफ है तो प्लस इनफाइनाइट से स्टार्ट किया, ऊपर की तरफ है प्लस इनफाइनाइट से स्टार्ट किया, नीचे की तरफ है माइनस इनफाइनाइट से स्टार्ट किया। स्टार्टिंग पॉइंट पता चल गया। अब जोड़ना कैसे है,
तो जोड़ना कैसे है, तो उसके लिए आपको क्या करना है कि अगर यहां पर कहीं फील्ड जीरो नहीं है तो ये ऐसा चला जाएगा, यहां पर भी कहीं फील्ड जीरो नहीं है तो ये नीचे आएगा और नीचे आने के बाद ये ऊपर जाएगा, लेकिन कहीं कट नहीं करेगा क्योंकि कट करने से फील्ड जीरो हो जाती। यहां पर फील्ड जीरो होनी है तो ये ग्राफ जो यहां से चलना शुरू किया ये इसको यहां पे कट करेगा। कट करने के बाद एक बार ये कुछ दूर तक ऊपर जाएगा और फिर नीचे आएगा और फिर ये इस एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा, जैसे पहले होता था, जैसे यहां पर पैरेलल हुआ है वैसे ये पैरेलल हो जाएगा और धीरे धीरे इसकी वैल्यू कम होते होते जीरो की तरफ बढ़ने लगेगी। ठीक है, आप ये सारी चीजें चार्जेस में कर चुके हो तो कुछ भी नया नहीं है, आप उसको एक बार रेफर कर सकते हो और आप इस तरीके से ग्राफ बना सकते हो बी और आर का। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो है एम्पियर्स लूप लॉ स्टार्ट करेंगे और एम्पियर्स लूप लॉ का पहले एप्लीकेशन सीखेंगे कि उस लूप लॉ की मदद से हम कैसे मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं और फिर हम उसके बाद सोलेनॉइड, टोरॉइड, इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज, इनफाइनाइट शीट ऑफ करंट, इन सब की वजह से भी फील्ड निकालेंगे। ठीक है।